Hello and warm welcome you all. Today is 24th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But before starting our discussion, many congratulations to Team ISRO because ISRO ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ए बिग अचीवमेंट जो किसी देश ने नहीं कर सका वो इसरो ने किया। सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून काफी मुश्किल भरा होता है। दैट्स वाई जो भी मिशन साउथ पोल के लिए गए हैं वो फेल ही हुए हैं। रिसेंट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो लूना मिशन जिसका आर्टिकल मैंने डिस्कस भी किया था वो भी क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे तारीफ करने वाली बात यह है कि जब फेल्यूर की स्थिति आती है, जब हम किसी विपत्ति को फेस करते हैं एंड अगर हम उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं तो सफलता कभी दूर नहीं होती। और इसका बड़ा एग्जाम्पल आज आप चंद्रयान 3 के सक्सेस से निकाल सकते हो कि 2019 में ये मिशन फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी, दुनिया वालों ने काफी मजाक उड़ाए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं आर्टिकल भी दिखाऊंगा आपको। फिर भी इसरो ने अपनी गलतियों से सीखा, जो सुधार करने थे वो सुधार किया एंड आज उसका परिणाम कि हमने चंद्रमा पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है हम भारतीयों के लिए। सो वी एज ए कम्युनिटी कॉन्ग्रेचुलेट्स टीम इसरो फॉर दिस सक्सेसफुल मिशन। नाउ आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। दो टॉपिक्स पर हमें डिस्कशन करना है। पहला, हम जो चंद्रयान 3 है उसके जर्नी को समझेंगे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 एंड हम देखेंगे कि कैसे एक समय था जब हम अपने रॉकेट एंड सैटेलाइट मटेरियल्स को बाईसाइकिल पर लेके जाया करते थे और आज हम दुनिया में स्पेस सेक्टर में लीड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये एंड दैट्स वाई जो भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करता है और जो वो परेशानियां फेस करता है उसके बाद जो सक्सेस वो हासिल करता है, दैट्स हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड। उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सिग्निफाई करता है इस मिशन के एकम्प्लिशमेंट को। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे जो आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है ना, उसमें क्या कमियां हैं। जैसे अभी ये बात आपको पता होगा कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है मेजोरिटी ऑफ दैट इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि आपका जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लाइक योर पेंशन फंड्स, लाइक द हेल्थ इंश्योरेंस या फिर पेंशन इंश्योरेंस, ये नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो जो आपके पूरर वर्क फोर्स हैं, जो गरीब लोग वर्क करते हैं, इनको ये सिक्योरिटी एक तरफ होती नहीं है और दूसरी तरफ इनका इनकम काफी ज्यादा नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन, जब ये ओल्ड एज में जाते हैं, बुढ़ापे की स्थिति में जाते हैं, तो इनके पास जीवन यापन करने के लिए काफी अच्छे सेविंग्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई दे फेस डिफिकल्टी एंड काफी ज्यादा दिक्कतें इनको आती है। तो क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या सुधार किए जाने चाहिए, क्या हम यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आए एडिटोरियल डिस्कशंस के एज वेल एज अदर नोटिफिकेशंस, वो आपके तुरंत यूट्यूब नोटिफिकेशन में मिल जाए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू एडिटोरियल डिस्कशन, द फर्स्ट पार्ट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 3। तो आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना भी होगा न्यूज में कि जब भारत की स्पेस मिशन की शुरुआत हुई तो काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या क्या चुनौतियां हो सकती थी उस समय? पैसे की दिक्कत थी, रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं थे,
वेरियस रेस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस लगे हुए थे, हम मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं कर पाते थे। एंड ऑल्सो देयर वाज एन इश्यू कि हम डेवलपमेंट को पहले प्रायोरिटी दे, पॉवर्टी को खत्म करने पर पहले प्रायोरिटी दे, या फिर हम इन स्पेस मिशंस पर खर्च करें। ये सब भी विचारधारा प्रचलित थी। लेकिन थैंक्स टू द साइंटिस्ट लाइक विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, ये सब कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिनके रिकॉग्निशन को भारत कभी नहीं भूल सकता। इनकी विचारधारा ने हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रमोट किया, एज वेल एज जो आपका इसरो है, ये भी इन्हीं सब की देन है। क्योंकि अगर ये सब प्रमोट नहीं करते तो आज इसरो नहीं होता, आज हम चंद्रयान तक नहीं पहुंच सकते, आज हम मार्स तक नहीं पहुंच सकते थे। थैंक्स टू ऑल दीज साइंटिस्ट। एंड एक बात और निकल कर आती है कि जो वेस्टर्न मीडिया रहती है ना, हमारे डेवलपमेंट से चिढ़ती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है इनके द्वारा। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं जो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स का है। तो जब भारत मार्स मिशन को लॉन्च किया था ना, तो इस न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था, जिसमें एक कार्टून बनाया गया था कि कुछ इलाइट कंट्रीज लाइक यूएस या फिर आपका रशिया, ये सब अपना शामिल है लाइट स्पेस क्लब में, और भारत एंट्री करने का प्रयास कर रहा है। नॉक नॉक आप देख रहे हो पिक्चर में लिखा हुआ है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करवाया गया था। तो ऐसा इंडिकेट किया गया कि भारत वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, भारत के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है, गरीबी है, ये है वो है। फिर भी भारत ने खुला जवाब दिया इस प्रकार के वेस्टर्न मीडिया को। एंड आज आप देख सकते हो जो दूसरा आर्टिकल मैंने इमेज में दिया है वही तारीफ कर रहे हैं। इन लेटेस्ट मून रेस इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन द सदर्न पोलर रीजन, दैट्स ए बिग अकम्पलिशमेंट। इस प्रकार के अचीवमेंट से हम मीडिया का भी भाषण शांत करवा सकते हैं, और अब कोई आंख उठाकर नहीं बोल सकता कि आप में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की कमी है, क्षमता की कमी है। क्योंकि इन विभिन्न देशों के पास पैसे थे, रिसोर्सेस थे, साइंटिस्ट थे, सब थे, लेकिन इंडिया के पास बावजूद कि इन सब की कमी होने के कारण फिर भी हमने अचीवमेंट करके दिखाया। तो कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम कैसे बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को सीखना है तो इंडिया से बेहतर और कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? तो ये कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया ताकि आप जो साइंटिस्ट हमारे रहे हैं उनके बारे में तो जरूर समझे, साथ ही साथ जो आपका परसेप्शन चलता है इंटरनेशनल लेवल पर उसको भी आप समझिए। नाउ अब थोड़ा सा हम चंद्रयान के जर्नी की बात करते हैं। तो चंद्रयान मिशन है, इसके 3 सीरीज को आप समझिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। तो जो चंद्रयान 1 है ये इंडिया का पहला मून मिशन था, और इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। एंड 2 साल का इसका मिशन लाइफ था, और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने का पता लगाया मून पर। हालांकि इस मिशन के तहत कोई भी रोवर मून के सरफेस पर नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी इनमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे उससे पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती है मून पर। इसके बारे में सटीक जानकारी इस मिशन ने दी। उसके बाद लगभग आप समझो कि 10 या 12 साल के गैप पर, क्योंकि इन सब मिशन को फर्दर लॉन्च करने में समय लगता है, डाटा एनालाइज किया जाता है, क्या वीकनेस हो सकती है, क्या फेल्योर हो सकता है, इन सब के बड़े बड़े डायमेंशन को एनालाइज किया जाता है, तब जाके हम दूसरे मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रयान 2 है वो आपका 2019 में लॉन्च किया गया, लगभग आप मानो 10 साल के गैप में। और यहाँ पर क्या था कि हम ऑर्बिटर लॉन्च करेंगे जो कि मून के ऑर्बिट में रोटेट करेगा, साथ ही साथ लैंडर लॉन्च करेंगे। लैंडर यानी कि जो रोवर को कैरी करेगा और उसको
मून के सरफेस पर उतारेगा, ये लैंडर का काम था, और सिग्नल भेजने का, कांटेक्ट करने का भी काम करेगा। और तीसरा जो मैंने आपको बताया रोवर, जो मून के सरफेस पर चलेगा। तो ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हो गया चंद्रयान 2 के मिशन में, हमने ऑर्बिटर को प्लेस कर दिया मून के ऑर्बिट में। बट जब बात आई लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द लैंडर, तो वो सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जैसे ही 2 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर लैंडर पहुंचा, तो जो कांटेक्ट है वो छूट गया, टूट गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट पता ही नहीं चल पाया कि इस लैंडर के साथ हुआ क्या। तो बाद में जब डाटा गैदर किया गया, तब पता चला कि ये मिशन बेसिकली क्रैश हो गया। तो अल्टीमेटली वहां पर भले ही निराशा काफी ज्यादा हुई, लेकिन इसरो ने उसी समय बोला था कि हम फिर से कोशिश करेंगे और इस बार और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। और फिर आप देख सकते हो आपका चंद्रयान 3 मिशन, और चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में लगभग आप समझे तो 5 साल लग गए। तो इस 5 साल में इसरो ने अपने वीकनेस पर काम किया। क्या वीकनेस रही होगी इस मिशन की कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका? एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, हेल्प, ये सब इसरो ने कोशिश करनी शुरू की। और आज आप देख सकते हो ठीक 23 अगस्त 2023 को एक हिस्ट्री क्रिएट हुई पूरे विश्व में, जहां पर भारत ने पहली बार साउथ पोल पर मून के सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। अब ये जो मिशन है चंद्रयान 3, इसको लॉन्च किया गया था वैसे आपका 14 जुलाई को, ठीक है। कौन से व्हीकल से? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये आपका रॉकेट का नाम है। मैंने आपको टाइमलाइन इसलिए ऐड किया है ताकि आप थोड़ा सा समझे। उसके बाद आप समझिए कि ठीक लगभग आपका 1 महीने लगे मून पर लैंड करने में। अब इतना समय क्यों लगा? जबकि रशिया का जो लूनर मिशन था, लॉन्च होने से लैंड होने तक, हालांकि लैंड नहीं हो सका, क्रैश हो गया, टोटल 10 से 12 दिन का ही समय था। तो भारत को इतना समय क्यों लगा? क्योंकि भारत हमेशा रिसोर्स इफिशिएंसी पर फोकस करता है, कैसे भारत के फ्यूल बचाए जाए, इस पर जरूर फोकस करता है। तो उसके लिए भारत ने मैन्यूवरिंग का कंसेप्ट अपनाया। अब मैन्यूवरिंग क्या होता है इसको भी आप समझिए। तो आप देखिए, जो अर्थ है ना, अर्थ का अपना ऑर्बिट होता है, और फिर मून है, मून का भी अपना ऑर्बिट होता है। तो जब हम अर्थ के ऑर्बिट में कुछ सैटेलाइट्स रख देते हैं, तो वो फिर अर्थ का चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से जब हम मून के ऑर्बिट में कुछ चीजें रख देते हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो डिवाइस हो, तो फिर मून का चक्कर लगाती है। तो जो आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, सबसे पहले तो वो अर्थ के ऑर्बिट में गया। अब अर्थ के ऑर्बिट में गया तो फिर अर्थ के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रही थी। हम डायरेक्ट भी जा सकते थे, हम डायरेक्ट लॉन्च करके मून के ऑर्बिट में एंटर कर सकते थे, लेकिन फ्यूल का कॉस्ट काफी ज्यादा होता। तो इसीलिए हमने 1 महीने का समय लिया कि हम लॉन्च तो करते हैं अपने चंद्रयान 3 को, उसके बाद हम अर्थ के ऑर्बिट में इसको रोटेट करवाएंगे और धीरे धीरे मैन्यूवरिंग कराएंगे, यानी कि ऑर्बिट को एक्सपेंड करेंगे मून का जो लैंडर है। तो यहां से आप देखिए, यहां से आपका स्टार्ट हुआ था, पहला मैन्यूवरिंग किया, फिर दूसरा मैन्यूवरिंग किया, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे से करके मैन्यूवरिंग किया गया। फिर एक पॉइंट आया जब मिशन ने ऑर्बिट, मून के ऑर्बिट की तरफ उसे मैन्यूवर कर दिया। तो आप देखो ये मून की तरफ वो जा रहा है। फिर जब मून के ऑर्बिट में वो इंटर किया, अब यहां पर फिर से मैन्यूवरिंग होगा। मैन्यूवरिंग यहां पर क्या है कि जो ऑर्बिट है जिसमें वो आपका लैंडर ऑर्बिट करेगा, उसके ऑर्बिट को श्रिंक किया जाएगा। अर्थ के साथ क्या था कि ऑर्बिट को एक्सपेंड किया जा रहा था, लेकिन मून के साथ क्या है कि ऑर्बिट को श्रिंक किया जाएगा और धीरे धीरे कम एल्टीट्यूड पर लाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो आपका ऑर्बिट था, फर्स्ट टाइम कितना आपका डायमेंशन था, फिर धीरे धीरे मैन्यूवरिंग करके उसको और कम किया गया, फिर और कम करके 30 किलोमीटर के हाइट पर उसको लाया गया, ठीक है। और इतना ही नहीं, फर्दर जो आपका लास्ट 20 मिनट का फेज है लैंडिंग का,
वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फेज है। इवन ये एक प्रकार से आप मानो टेरर फेज है, क्योंकि यही 20 मिनट डिसाइड करने वाली थी कि लैंडर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन आप शुक्र मनाइए इसरो की कैपेबिलिटी का, क्षमताओं का, कि ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। दैट्स वाई इतना ज़्यादा टाइम लगा। जुलाई 14 से लेकर अगस्त 23 तक अटेम्प्ट टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। और ठीक जो टारगेट रखी गई थी, ठीक जो अप्रोच रखा गया था, उसी अनुसार जो लैंडर है वो फॉलो हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपका लैंडर है उसके अंदर रोवर मौजूद है। रोवर मतलब आप समझो कि 6 पहियों की गाड़ी, ठीक है। तो वो निकलेगी लैंडर से और फिर वो मून के सरफेस पर चलेगी और सॉइल का, एटमॉस्फेयर का पता लगाया जाएगा, सब सॉइल का पता लगाया जाएगा, उसका क्या फिजिकल कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट क्या है, और डाटा को भेजा जाएगा इंडिया के पास। और फिर उस डाटा के एनालिसिस करके पता लगाया जाएगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस रीजन का, क्या पानी अवेलेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ों का पता लगाया जाएगा। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज इन डिटेल। तो ये आपका चंद्रयान 3 मिशन, और मैंने आपको पूरा कंसेप्ट डिटेल से बताया। और यहाँ पर आप देखिए चंद्रमा, उस पर आपका लैंडर और ये रोवर और भारत का झंडा, तिरंगा लहरा रहा है। और जो मिशन लाइफ है इस रोवर की, वो एक लूनर डे होगी, 1 लूनर डे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 14 अर्थ डे। अब ये ऐसा क्यों? बिकॉज ये साउथ पोल है, तो हर समय सूरज की रोशनी यहाँ पर नहीं होगी, सूरज की रोशनी नहीं होगी। दैट्स वाई जब सूरज की रोशनी होगी तो इनके जो सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं वो काम करेंगे और फिर ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा। ऑल्सो वाई दिस मिशन वाई डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो आपका जो सोलर लाइट की अवेलेबिलिटी है इस रीजन में वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द मून। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो एटमॉस्फेयर है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो सॉफ्ट लैंडिंग, अगर आप समझो कि आप कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट को एक एल्टीट्यूड से नीचे गिराते हो अर्थ पर, कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में गिरता है, वजन होता है, और जब वो गिरेगा तो टूट जाएगा। अब मान के चलो वहाँ पर तो एयर है ही नहीं, तो जब वो लैंड करेगा तो उसको सही तरीके से लैंड करवाना जरूरी है, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण। इसलिए थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासूट का भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको डिटेल से बताया। अब आपको एक एक कंसेप्ट इस मिशन के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड लॉन्च व्हीकल का आपको ध्यान रखना है, जो आपका लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं मेन एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो बेसिकली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि लगभग 5:40 शाम को अगस्त 23 चंद्रयान 3 लैंडर आपका मून के सरफेस से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर था। तो ये आप मान के चलो कि मून है और 30 किलोमीटर ऊपर आपका ये लैंडर था। तो जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी लगभग 6:04 में, उसके बीच जो टाइम लगभग आपको देखने को मिलता है वो 23 मिनट का था। और ये जो 23 मिनट है, मैंने आपको बताया डिसाइडिंग फैक्टर था इस मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान जो आपका लैंडर का स्पीड था ना, अगर हम हॉरिजेंटल स्पीड की बात करें तो लगभग आपका 1600 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास था। तो अल्टीमेटली उसको धीरे धीरे कम करना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट लैंड करेगा तो क्रैश हो जाएगा ना, इसलिए उसको स्पीड कम करना था। और वर्टिकल स्पीड एज वेल एज वर्टिकल हाइट भी कम करनी थी। वर्टिकल हाइट थी आपकी 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर से उसको 0 किलोमीटर पर लाना था। और जो स्पीड है, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, उसको भी नियरली 0 करना था इस 23 मिनट में। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रिस्की चीज़ है। एक भी चीज़ अगर सही से काम नहीं करती तो ये मिशन फेल हो जाता। तो दैट्स वाई पूरा एनालिसिस किया गया इसरो के द्वारा पिछले 5 सालों में, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उसको हैंडल किया जा सके। और इस बार काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया।
जैसे आप देख लो, एज इट टच्ड डाउन शॉर्टली आफ्टर 6 PM, jubilant celebrations emerged, and उसके बाद इंडिया इज ओनली द फोर्थ कंट्री इन हिस्ट्री टू हैव सॉफ्ट लैंडेड द स्पेसक्राफ्ट। इससे पहले वो 3 देश कौन है, आप हमें बताओ। एंड ऑल्सो अगर हम मून के साउथ पोल रीजन पर लैंडिंग की बात करें तो भारत पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, नासा हो या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, सबको पीछे छोड़कर। डेफिनेटली दिस वाज कॉम्प्लेक्स स्पेस फ्लाइट मिशन। इतना आसान नहीं होता है, अगर आसान होता तो सभी देश पहुंच जाते, लेकिन नहीं। लूना मिशन फेल हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, उसको सीख कर अप्लाई इट इनटू द प्रेजेंट एंड गेट सक्सेस इन द फ्यूचर। ये बेसिक लेसन्स आप सीख सकते हैं। सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था और 2.1 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर आते आते जो आपका लैंडर है उसका कांटेक्ट छूट गया एंड द मिशन गोट फेल। उसके बाद इसरो ने 21 सब सिस्टम्स जो लैंडर के हैं उसको मॉडिफाई किया, और इतना ही नहीं, इस बार क्या हुआ ना कि लगभग लगभग दो दो कंपोनेंट लगाए गए कि लेट्स से कि एक कंपोनेंट फेल भी हो जाए तो दूसरा एक्टिवेट हो जाए और वो काम करना शुरू कर दे। सो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि आने वाले समय में भारत और भी मून मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। ऑल्सो जो आर्टेमिज मिशन है नासा का, आप समझिए आर्टेमिज मिशन नासा का क्या है कि बाय 2025 वो ह्यूमंस को मून पर लैंड करवाने का प्रयास करेगा, और इसमें भारत भी शामिल है और भी बहुत देश शामिल है। तो दैट्स वाई जो आपके कंट्रीज जो आर्टेमिज अकॉर्ड्स को साइन किए हुए हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि भारत उन देशों को लीड कर सकता है, उन देशों को स्पेस मिशन में मदद कर सकता है, लूनर मिशन में मदद कर सकता है। एंड ऑल्सो ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसमें क्या क्या कैपेबिलिटी की चेकअप की गई। ऑर्बिटर कैसे परफॉर्म करेंगे, लैंडर्स कैसे बनाया जाएगा, रोवर्स कैसे वर्क करेंगे, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई किया जाए। तो आने वाले समय में लेट्स से कि भारत कोई इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट भेजता है, मार्स पर भेजना चाहता है, जुपिटर पर भेजना चाहता है, तो अब आइडिया है इसरो के पास कि रोवर्स कैसे बनाए जाएंगे, लैंडर्स बनाने में क्या ध्यान रखा जाएगा। एंड नाउ जो डाटा प्रोवाइड की जाएगी चंद्रयान 3 की तरफ से, वो आपका सॉइल एंड ऑल्सो द एटमोस्फेयर उसके बारे में जानकारी भेजेगा। दैट रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ इंडिया एंड द स्पेस टीम ऑफ इसरो। नाउ अब हमारे सोलर सिस्टम के अन्य जगहों पर इसरो पहुंच सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बट देर आर सम कंस्ट्रेंट्स, लाइक अभी जो इसरो फोकस करता है, इसरो की जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो मेनली अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है एज वेल एज रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है, यानी कि मेनली अर्थ के डाटा को गैदर करते हैं। एंड हम काफ़ी लॉन्ग एक्सप्लोरेटरी मिशंस को अभी लॉन्च नहीं किए, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम इसे भी लॉन्च करने वाले, जैसे आदित्य L1 मिशन है, एक्सपोज सेट है, या फिर निसार मिशन जिसमें आपका जो आपका नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन जो दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट्स और होने वाली है। बट यहाँ पर एक कंसर्न ये है कि अगर आपको बेटर साइंस रिजल्ट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किस चीज़ में? रिसर्च में। पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है। इवन आप देखो कि इस बार प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, इवन बहुत सारे जो मॉड्यूल्स इक्विपमेंट्स है वो प्राइवेट सेक्टर ने ही बनाए हैं। तो दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो आने वाले समय में लुपेक्स मिशन भारत और जापान दोनों मिलकर लॉन्च करने वाला है, और लुपेक्स मिशन भारत का तीसरा लूनर मिशन होगा, थर्ड फेज ऑफ द लूनर मिशन आप मान के चलिए, जहां पर आपका सिमिलरली लैंडर और रोवर
मौजूद होगा एंड उसे मून पर उतारा जाएगा। और जो मेथड का इस्तेमाल किया गया इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 या फिर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, वो मेथड इस्तेमाल करा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं होती तो हमारा लुपेक्स मिशन पर भी एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, क्योंकि हमें मेथडोलॉजी पता ही नहीं चल पाती कि हम लैंड करें तो करें कैसे। तो दैट्स वाई द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 गिव्स इसरो द कॉन्फिडेंस कि अब वो आगे के नए नए कदम उठा सकता है। लाइक आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, क्वांटम कम्युनिकेशन की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जिसमें तो अभी आपका काम चल ही रहा है, गगनयान मिशन, एज वेल एज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में क्या होता है कि लेट से कि हमें सैटेलाइट को पहुंचाना है ऑर्बिट में, तो हम लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लॉन्च व्हीकल ना एक बार सैटेलाइट पहुंचाने के बाद बर्बाद हो जाती है। तो क्यों ना हम ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाए कि वो ऑर्बिट में पहुंचा दे फिर रिटर्न हो जाए अपने जगह पर, तो खर्च बच जाएगा। एज वेल एज प्लेनेटरी हैबिटेशन, इंटर प्लेनेटरी कम्युनिकेशन, तो यही सब बात है। तो ये जो आपका मिशन सक्सेसफुल हुआ, इट विल ऑल्सो गेदर क्रेडिबिलिटी फॉर द इसरो, एंड भविष्य में बहुत सारे देश इसरो के साथ कॉमर्शियल मिशंस करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी देश होते हैं ना वो चाहते हैं कि एक तो स्पेस एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी हो, दूसरा कि आपका कॉस्ट कम लगे, और इसरो में इन दोनों में माहिर है। एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशंस आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा, स्पेसिफिकली फॉर एक्सेलरेटिंग द इनोवेशन। एंड नाउ द इसरो विल हैव द चांस टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि जो भी देश मून में लैंड करना चाहते हैं, मून पर पहुंचना चाहते हैं, इसरो उसे बताएगा कि हाँ भाई साहब प्रोसीजर क्या हो सकता है। तो एक प्रकार से ग्लोबल ह्यूमैनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट आप इसे मान सकते हैं। तो हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड दिस आर्टिकल। चलते हैं हम दूसरे आर्टिकल की ओर, दैट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। सबसे पहले बात तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सोशल सिक्योरिटी कहते किसको? सोशल सिक्योरिटी इन जनरल टर्म्स, लेट्स से कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, अब वो बीमार पड़ गया, तो अब बीमार पड़ा तो उसको पैसे चाहिए बीमारी ठीक करने के लिए। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है कॉस्ट इतना ज़्यादा हो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो क्या वो अपना इलाज ना करे? क्या वो बीमारी से ग्रसित रहे? अगर ऐसी बात होगी तो लगातार उसकी इफिशियंसी में कमी आएगी और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो जब इस प्रकार की स्थितियों को हैंडल करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जैसे स्कीम्स लाए जाते हैं, तो फिर वो आपका सोशल सिक्योरिटी कहलाएगा। जैसे आपका पेंशन, ये क्या है कि बुढ़ापे में लोगों के पास अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, तो फिर कैसे वो अपना सरवाइव करेंगे? तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम लाया जाता है। लेट्स से कि कोई बीमार हो गया, पैसे चाहिए, तो उसके पास सैलरी से इतने पैसे आते ही नहीं कि वो खर्च कर सके, तो फिर कैसे अपना इलाज करेगा? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपके सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। तो क्या भारत में सभी लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम है? बिल्कुल नहीं। जो फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर है, फॉर्मल सेक्टर का मानकर चलिए आप कि जहां पर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उनके पास तो सोशल सिक्योरिटी है, पीएफ कटता है उनका, पेंशन प्रोविडेंट फंड, फिर पेंशन के लिए पैसे आते हैं अगर वो रिटायर हो जाएंगे, तो ये सब चीजें तो हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का क्या? इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी सोशल सिक्योरिटी की भारी कमी है। जबकि टाटा की बात करें तो जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट है 2021-22, इसमें बताया गया कि 53% ऑफ ऑल द सैलरीड वर्कफोर्स डज नॉट हैव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एंड इतना ही नहीं, अगर हम और ज़्यादा डिटेल में जाए तो जो आपका भारत का वर्क फोर्स है, आप मान के चलिए भारत का वर्क फोर्स है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वर्क फोर्स की इनकम बढ़ रही है,
तो जो आपका पुअरेस्ट 20% है, ये आप समझ सकते हो पुअरेस्ट 20%, इसमें से आप 2% को निकालो, तो जो आपका 2% है ऑफ द पुअरेस्ट 20%, उनके पास कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप समझो कि पुअरेस्ट 18% डज नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो क्या ये इंडिकेट करता है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की भारी कमी है। दूसरी बात ये कि ये जो आपके पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं, एक तो इनके पास इनकम की काफी कमी है, और दूसरी तरफ इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। तो क्या होगा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये तो उस प्रॉब्लम के अंदर दब जाएंगे, डेब्ट ट्रैप्ड, हो सकता है उन्हें लोन लेना पड़े, हो सकता है वो लोन तक चुका ना पाए, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। इसीलिए इनको सिक्योर करना तो और भी ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरी बात क्या, कि जो भारत के लेजिस्लेचर है, पॉलिसी मेकर्स है, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सलाइज करने के लिए। क्या इश्यू फेस करता है हमारा स्कीम, लिमिटेड बजट, एज वेल एज अगर पैसा है भी तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, अनयूटिलाइज, उसके लिए डाटा दिए जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2011 की बात करें तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड सेटअप किया गया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कफोर्स के लिए, और इसमें 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। जबकि जो आपका सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने एस्टिमेट किया, तो पता चला कि इसका खर्चा लगभग आपका 22,841 करोड़ रुपया आएंगे, लेकिन एलोकेट कितना हुआ, 1,000 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर आपका लिमिटेड बजट। दूसरी बात ये कि जो आपका कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने स्कीम का ऑडिटिंग किया फाइनेंशियल ईयर 2017 में। पता चला कि जो भी पैसे एलोकेट हुए स्कीम के लिए, लगभग आपका 1,927 करोड़ रुपये तो यूटिलाइज ही नहीं हुए, यानी कि अनयूटिलाइज फंड। एक तरफ हम सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो स्कीम में खर्च नहीं हो पा रहे हैं। तो आप समझो कि क्या क्या इश्यू चल रही है। ऑल्सो एक और इश्यू क्या है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाया गया 1990s में। इसके तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो ओल्ड एज है ना, उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो जब ये लाया गया तो 75 रुपीज पर मंथ, यू कैन अंडरस्टैंड, 75 रुपये पर मंथ दिए जाते थे। 2006 में 200 रुपये पर मंथ दिए जाते थे, लेकिन 2006 के बाद जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 200 रुपये, उसको बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन आज के समय में इन्फ्लेशन आप देखिए, सारे चीजों के कॉस्ट बढ़ गए, तो क्या 200 रुपये पर मंथ से काम चल जाएगा? जबकि जो मिनिमम वेज होते हैं वो भी 200 रुपये से ऊपर है, और हम मंथली पेंशन दे रहे हैं 200 रुपये, सेंटर का कंट्रीब्यूशन। हालांकि स्टेट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है इसमें, यहाँ पर सेंट्रल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। उसी प्रकार से जुलाई 2022 में जो आपका कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये पता लगाया कि जो सेस इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, वो लगाए जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के पर्पस के लिए। जैसे आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस है, उसी प्रकार से अदर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेस लगाए जाते हैं। तो जो आपका सेस कलेक्ट किया गया, जो पैसे आए सेस के माध्यम से फॉर द प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन दिल्ली, उन पैसे को भी पुअरली यूटिलाइज किया गया। लगभग आपका 94% जो मनी कलेक्ट हुई वो अनयूटिलाइज रही। समझ में आ रहा है आपको क्या क्या इश्यू चल रही है। ऑल्सो अभी मनरेगा के अंतर्गत जो बजट एलोकेट हुआ, जो पैसा इन्हें एलोकेट हुआ, उसमें भी कमी की गई। मनरेगा आपको पता होगा कि गारंटीड वर्क देने का प्रयास किया जाता है टू द रूरल हाउसहोल्ड जिनको और कहीं कार्य नहीं मिल पा रहे। हालांकि वेजेस काफी कम मिलते हैं, फिर भी गारंटीड वर्क इसके अंतर्गत मिल जाता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर हम वर्ल्ड ओवर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम के परफॉर्मेंस की देखें, तो जैसे ब्राजील का जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, वो कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। यानी कि लेट्स से कि किसी व्यक्ति का
इनकम लॉस होता है। इनकम लॉस बहुत सारे फैक्टर के कारण हो सकते हैं। हो सकता है जॉब उसका छूट जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है डिसेबिलिटी आ जाए, हो सकता है बीमारी आ जाए। तो ऐसे में जो वर्कर है ना, उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। एज वेल एज एक बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया आप समझ सकते हैं जो वहां पर एप्लीकेबल है कि लेट से कि कोई वर्कर है जो जेल चला गया, कुछ क्राइम करके जेल चला गया होगा, तो लेकिन आप समझिए कि उसके परिवार का वहन कौन करेगा। तो इस बात को अंडरस्टैंड किया गया और जो आपके फैमिलीज हैं उनके, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड की गई। एंड ऑल्सो हेल्थ केयर इज कवर्ड थ्रू द यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम। तो आप इस अप्रोच को, डायमेंशंस को आप समझ सकते हैं कैसे दूसरे देश में स्कीम्स का इम्प्लीमेंट किया जाता है। इवन भारत में क्या होता है कि अगर आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए अप्लाई करने जाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, दिस कार्ड, दैट कार्ड मांगे जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि सिंपल फोन कॉल करके, वेरिफिकेशन करके, आप बैंक विजिट करके भी स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक बात की दिक्कत ये होती है भारत में कि काफ़ी ज़्यादा माल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। कहने का मतलब ये है कि करप्शन या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी बढ़ा दिया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो वन साइज डज नॉट फिट्स फॉर ऑल, ये चीज़ है। तो कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स ये है कि लगभग आप देखिए कि 91% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स वो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। आप ये सब डाटा को ध्यान में रखना है, आप मेंस में इसको यूज करिएगा। एंड ऑल्सो आने वाले दशकों में इंडिया की जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। यहाँ पर आप लिंक समझिए, 91% इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और आने वाले 20 सालों में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। यानी कि जो अभी वर्कर काम कर रहे हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे? वो ओल्ड एज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब वो वर्क नहीं करेंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे और उनको अर्निंग नहीं आएगी। तो एक तरफ उनको अर्निंग नहीं आएगी, दूसरी तरफ उनके पास सेविंग थी नहीं, और तीसरी तरफ उनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं है। तो आप समझिए कि ओल्ड एज पर लोगों का क्या दिक्कत आ सकता है, खाने पर भी उनको आफत आ सकती है। हालांकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया गया था जो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी लॉज को रिप्लेस कर कर 3 कोड में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। ये भी इनफॉर्मल सेक्टर को उतना ब्रॉडली कवर नहीं करती है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो क्या किया जाना चाहिए? तो एक तो ये है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जो फॉर्मर वर्कर्स के लिए है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए। जो अभी प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाया जाए। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनके लिए भी इस प्रकार का सिस्टम लाया जाए जिसमें जो इनफॉर्मल वर्कर्स है जो कैपेबल हैं कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो पार्शियल कंट्रीब्यूट करे एंड ऑल्सो पार्शियली इनफॉर्मल इंटरप्राइज भी कंट्रीब्यूट करे। और जहां पर वर्कर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं वहां पर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर दे। तो ऐसे में क्या होगा? इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज फॉर्मल सेक्टर में इंटर करने लग जाएंगी और आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एक्सपेंड होने लग जाएगा। और लगभग क्या कॉस्ट आ सकता है अगर हम सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इन पुअरेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन को प्रोवाइड करें? तो लगभग 0.69% ऑफ जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2020। नाउ कुछ प्रोग्रेस तो हुए हैं, जैसे आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया गया, इसमें जो डायमेंशन ऑफ कवरेज है वो एक्सपेंड की गई। जो जिज वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, उन सब के डायमेंशंस को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया। ऑल्सो ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, इनफॉर्मल वर्कर्स है, वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने आप को और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, तो इन सब के कारण भी जो वर्कर का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन डाटा का इस्तेमाल करके जो भी बेनिफिट देना चाहे वो दे सकती है। बट इश्यू क्या है ई श्रम पोर्टल में कि जो बर्डन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो वर्कर्स के पास है, वर्कर को ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है।
जो आपका इनफॉर्मल इंटरप्राइज है वो इस सब रजिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करती है। तो फिर आर्टिकल में ये कहा जाता है कि उनको ये टास्क दिया जाए। तो इससे होगा क्या कि जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वो भी फॉर्मलाइज होंगे, एंड ऑल्सो पुशिंग इनफॉर्मल एम्प्लॉयर्स टू मेक सोशल सिक्योरिटी इंटरटेनमेंट मैंडेटरी। मतलब ये है कि अभी क्या है, वॉलेंट्री है, तो उसको आप मैंडेटरी कर दीजिए सोशल सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट्स को। नाउ पैन इंडिया लेबर फोर्स कार्ड बनाया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया पर, एंड ऑल्सो जो आपके सक्सेसफुल स्कीम्स है उसको एक्सपेंड करिए। जैसे आपका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्कीम है उसको अन्य सेक्टर्स के लिए आप ओपन करिए ताकि मोर एंड मोर वर्कर्स कवर हो सके। एंड ऑल्सो डोमेस्टिक वर्कर जिसमें महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा शामिल है, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है ना, हायर एंड फायर ऑफ वर्क फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, कोई सिक्योरिटी स्कीम नहीं, कब निकाल दिया जाए कोई पता नहीं। ऑल्सो जो माइग्रेंट वर्कर्स है दूसरे राज्य में जाते हैं वर्क करने के लिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, लोअर वेजेस उनको मिलती है। ठीक है, तो ये इन सब को दूर करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, लाइक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि अभी जो भी सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट भी इंटरफेयर करते हैं और सेंटर भी इंटरफेयर करते हैं। एक ही स्कीम में आप देखिएगा कि स्टेट भी इंटरफेयर करता है, सेंटर भी इंटरफेयर करता है। कहने का मतलब ये, कभी कभी क्या होता है कि सेंटर अपना फंड रिलीज नहीं करता है वर्कर्स के लिए, या फिर स्टेट फंड रिलीज नहीं करता है टाइमली, तो इफेक्ट किसको करता है? वर्कर्स को होता है इफेक्ट। ठीक है, ऑल्सो कंफ्यूजिंग डिफिनेशंस of unorganized worker as well as the worker who is self-employed, and further initiatives क्या होना चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करे जाए वर्कर्स के बीच कि वर्कर्स अट्रैक्ट हो सोशल सिक्योरिटी की तरफ। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया जा सकता है, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो शक्ति केंद्र आज चलाती हैं, तो उनको फंड किया जा सकता है टू रन कैंपेन्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज स्कीम्स। तो कंक्लूजन में यही है कि अब समय आ गया है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंटायर लेबर वर्कफोर्स के तरफ बढ़ाने का। सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर को और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनकम डिस्टर्बेंसेस इनके पास ज़्यादा रहते हैं, तो इनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ऑल्सो जैसे जैसे जॉब की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अभी भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में है, तो जॉब की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर हमें लगता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले, पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट लोगों को मिले, तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी एक बेसिक पिलर होगा, जिसके आधार पर जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे वर्कर है उसको एम्पावरमेंट मिलेगी, वो इंक्लूसिव हो सकेगा। तो ये आपका टोटल आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया, हो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज आर्टिकल लंबा हो गया, बट जो आपका फर्स्ट आर्टिकल था काफ़ी रेलेवेंट था, दैट्स वाई। तो आपको आर्टिकल अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।